तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपको कि कैसे जापान का उदय हुआ और वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने युद्ध में अमेरिका को भी चुनौती दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त की, जहां जापान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बड़े अच्छे से किया। उसने एलायंस के साथ मिलकर जर्मनी को हार दी। लेकिन अब जापान ये सोचने लगता है कि उसे भी ब्रिटेन की तरह अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। चीन, जो कि उसका पड़ोसी मुल्क था, उस पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए, क्योंकि उस वक्त चीन की सरकार में उथल पुथल मची थी और लोगों में भी कोई एकता नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाता है जापान। उसने चीन के दक्षिणी भाग पर हमला कर देता है। ये जापान का चीन पर पहला हमला था, जिसे हम साइनो वॉर भी कहते हैं। पर इससे अमेरिका और अलायंस के सभी देश जापान को ऐसा करने से मना करते। पर अब जापान रुकने वाला कहाँ था। उसने चीन के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि जापान अब इसके बाद कोरिया, ओकिनावा, फिलीपींस, फोर्मोसा, फ्रेंच इंडो चाइना, डच ईस्ट इंडीज, मलया, बर्मा और मंचूरिया, इन सभी देशों पर जापान अपना कब्जा कर लेता है। पर सोवियत को ये बात खटक रही थी कि जापान ने अब मंचूरिया तक आ चुका है, तो वह सोवियत में भी आराम से कब्जा कर लेगा। सोवियत अब जापान को चुनौती देने लगा था कि वह मंचूरिया छोड़कर चला जाए। पर जापान से कोई जवाब न आने की वजह से उसने यह जापान की चुप्पी समझी और जापान पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। पर सैनिकों की युद्ध की पूरी तैयारी न होने की वजह से सोवियत जापान से यह युद्ध हार जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए युद्ध और कई विनाशों के कारण बनी एक संस्था, जिसे राष्ट्रीय संघ यानी यूएन कहा जाता है, जिसका काम ही है कि युद्ध जैसी चीजों को रोकना। यूएन जापान को वार्निंग तो देता है, पर जापान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यूएन के इसके बाद कुछ न कहे जाने के कारण ये चुप्पी विश्व युद्ध कारण बना। अमेरिका समेत कई देशों ने जापान का खुलकर विरोध किया। अमेरिका दूसरे देशों को जापान को रॉ मटेरियल्स और खाने की चीज़ों, तेल और की चीज़ों को सप्लाई करने से मना करने लगता है। अब सारे देशों से जापान को सप्लाई मिलना बंद हो गई थी। जापान में यह खुन्नस पैदा हो गई थी कि अमेरिका उसके पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। यही खुन्नस अब विश्व युद्ध का रूप ले लेता है और 7 दिसंबर 1941 को यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जापान की आर्मी हमला कर देती है। अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब जापान ने भी आधिकारिक तौर पर जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन कर लेता है, जहां जापान को लीड कर रहे हिरोहितो इटली के मुसोलिनी और इन दोनों को लीड कर रहे जर्मनी के हिटलर। जहां जर्मनी जापान से कहता है कि हम यूरोप पर कब्जा करेंगे और आप वहीं रहकर एशिया में अपना कब्जा करें, और दोनों को एक मजबूत पक्ष बनकर एक दूसरे की मदद करनी है। अब 1941 से 1943 तक तो बिल्कुल सही रहता है। तीनों देशों ने युद्ध को जारी रखा। लेकिन यही इटली अब एक्सिस ग्रुप से गद्दारी कर देता है। इटली के मुसोलिनी को एक्सिस ग्रुप की हार साफ नजर आ रही थी। हालांकि इटली अगर आखिरी वक्त तक जर्मनी और जापान का साथ देता तो युद्ध परिणाम थोड़े अलग हो सकते थे। यानी जर्मनी शायद सोवियत से युद्ध न हारकर आत्मसमर्पण न करता। इटली के ऐसा करने के बाद आज भी इटली को धोखेबाज, सबसे कमजोर और डरपोक देश माना जाने लगा कि वक्त आया तो अपने दोस्त का साथ छोड़कर दुश्मन के पास चला गया। इटली अब अलायंस के सामने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देता है और अब इटली अलायंस के साथ मिलकर एक्सिस से युद्ध करने को मान जाता है। अब जर्मनी और जापान ही एक्सिस में बचे हुए थे, जिसमें नाजी सेना अपनी एक गलती के कारण सोवियत से युद्ध हार जाती है, जिसके कारण जर्मनी में भी अब युद्ध करने को सैनिक नहीं बचे थे और हिटलर की मौत से अब जर्मनी भी आत्मसमर्पण कर देता है। अब सिर्फ जापान ही इस युद्ध में बचा था, जो अकेला ही एक्सिस में बचा था। पर अब उसके हालात भी बिगड़ने लगे थे। फिर भी जापान युद्ध में टिका हुआ था, क्योंकि अब वो अगर पीछे हटता तो उसके देश की आन बान का सवाल था। जुलाई 1945 तक आते अब हालात बदतर होने वाले थे, क्योंकि अब जापान में खाने की सप्लाई, तेल, रबर की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण जापान को लीड कर रहे हिरोहितो के मन में भी यूएस से संधि करने के बारे में सोचने लगे। पर यह सोच अमेरिका को खटक रही थी कि युद्ध कब समाप्त हो, क्योंकि अब जापान ही बस बचा था, जो हार मानने को तैयार नहीं था। यूएस के बने नए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को पता लगता है कि उनके देश में अब न्यूक्लियर बम, जिसका सफल परीक्षण हो चुका, जिससे पूरा एक शहर आसानी से तबाह हो सकता है। वो यूएस आर्मी को आदेश देते हैं कि अब हमें जापान को हराना है तो जापान पर यह न्यूक्लियर बम गिराना होगा। यूएस प्रेसिडेंट की बात पर अमल करते हुए यूएस आर्मी में बात मान जाती है। 6 अगस्त सन 1945 को यूएस आर्मी उड़ान भरती है जापान की तरफ। जापान के 2 सबसे बड़े शहर थे, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, जहां बारूदों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। यूएस पायलट को यह आदेश था कि पहला न्यूक्लियर हिरोशिमा में गिराना है। वक्त आता है और जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया जाता है। ये विनाश खुद यूएस के पायलट और यूएस आर्मी देख रही थी। ये विनाश देख खुद यूएस आर्मी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पर जापान ने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। अब 9 अगस्त 1945 को यूएस आर्मी हिरोशिमा पर फिर एक बार न्यूक्लियर अटैक कर देती है। सम्राट हिरोहितो को जब ये पता चलता है कि उनके देश के 2 सबसे बड़े शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं,
तो वो यूएस से आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। वक्त आता है 9 अगस्त के एक सप्ताह बाद 14 अगस्त सन 1945 को, जहां जापान यूएस के आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर कर देता है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। बम विस्फोटों में बचे हुए लोग, जिनका नाम हिबाकुशा यानी बम से प्रभावित हुए लोग जो विकलांग हो गए या उनके हाथ पैर जल गए। बम विस्फोट के कारण जापान के हालात बद से बदतर हो चुके थे। जापान में भूकंप, खराब फसलें होना, इन जैसी चीजों ने जन्म ले लिया था। युद्ध के दौरान 1 मिलियन से अधिक जापानी बच्चों को शहरों से ग्रामीण इलाकों की सापेक्ष सुरक्षा में ले लिया गया। इस प्रक्रिया में कई परिवार अलग हो गए। 1945 में युद्ध के अंत तक जापानी आबादी का लगभग 3%, 2 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। जापानियों ने औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए और अमेरिका ने 1952 तक 7 वर्षों के लिए देश पर कब्जा कर लिया। आज तक युद्ध में मारे गए 10 लाख से अधिक जापानी लापता हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आप जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स और नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में है। और जल्द ही एक वीडियो आने वाली है कि क्यों जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत पर अटैक किया था। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप तक आ सके। तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद।